हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपीरेशन का लास्ट टॉपिक करेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, मतलब स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने का प्रोसेस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो स्टोमेटल मूवमेंट होती है, स्टोमेटल मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल। मतलब जब गार्ड सेल टर्जिड होती हैं, सफीती अवस्था में होती हैं, तो स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन होते हैं। और जब गार्ड सेल फ्लैसिड होती हैं, पिचकी हुई होती हैं, तो स्टोमेटा क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। मतलब स्टोमेटल मूवमेंट को गार्ड सेल कंट्रोल करती हैं। लेकिन ये जो गार्ड सेल की मूवमेंट है कि कब वो टर्जिड होंगी, कब वो फ्लैसिड होंगी, इसकी ये मूवमेंट अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब जो मीज़ोफाइट्स प्लांट होते हैं, समोदविद पौधे, मीज़ोफाइट्स प्लांट, मतलब जितनी भी आप क्रॉप्स पढ़ते हो, मैक्सिमम क्रॉप्स मीज़ोफाइट्स होती हैं। मीज़ोफाइट्स प्लांट के अंदर जो स्टोमेटल मूवमेंट होती है वो फोटो एक्टिव मूवमेंट होती है। मतलब जो गार्ड सेल है वो दिन के समय क्या होती हैं? टर्जिड होती हैं, और रात के समय क्या होती हैं? फ्लैसिड होती हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया ही था। मतलब दिन के समय गार्ड सेल टर्जिड हैं तो दिन के समय स्टोमेटा क्या होंगे? ओपन। और रात में गार्ड सेल फ्लैसिड हैं तो रात में स्टोमेटा क्या होंगे? क्लोज। कौन से प्लांट के अंदर? मीज़ोफाइट्स प्लांट्स के अंदर, जिसमें आप लगभग सभी क्रॉप्स पढ़ते हो। और जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, मरुदविद पौधे होते हैं, जो डेजर्ट या मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर जो स्टोमेटा की मूवमेंट होती है वो होती है स्कोटो एक्टिव मूवमेंट, जिसे अपने तमो सक्रिय गति भी कहते हैं। ये मूवमेंट फोटो एक्टिव मूवमेंट की अपोजिट होती है। मतलब फोटो एक्टिव के अंदर दिन में गार्ड सेल टर्जिड थी, तो इसके अंदर क्या होगा? दिन में गार्ड सेल फ्लैसिड होगी। फोटो एक्टिव के अंदर रात के अंदर गार्ड सेल फ्लैसिड थी, तो इसके अंदर रात में गार्ड सेल क्या होगी? टर्जिड होगी। मतलब स्कोटो एक्टिव मूवमेंट के अंदर रात में गार्ड सेल टर्जिड हैं तो रात में स्टोमेटा क्या होंगे? ओपन। और दिन में गार्ड सेल फ्लैसिड हैं तो दिन में स्टोमेटा क्या होंगे? क्लोज। इतना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। लेकिन आज अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में। मतलब कि दिन के समय गार्ड सेल टर्जिड हो रही हैं, तो गार्ड सेल के अंदर ऐसे कौन से केमिकल बन रहे हैं जिसके कारण गार्ड सेल दिन में ही टर्जिड हो रही हैं, रात में टर्जिड नहीं होती। और रात के अंदर गार्ड सेल में ऐसे कौन से केमिकल बन जाते हैं जिसके कारण गार्ड सेल रात में फ्लैसिड हो जाती हैं। कौन से प्लांट के अंदर? मीज़ोफाइट्स प्लांट के अंदर। जो अपने स्टोमेटल मूवमेंट का मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो मीज़ोफाइट्स प्लांट के अंदर ही पढ़ेंगे कि मीज़ोफाइट्स प्लांट के अंदर दिन में गार्ड सेल क्यों टर्जिड होती हैं, उनमें ऐसे कौन से केमिकल बनती हैं। मतलब स्टोमेटा दिन में ही क्यों ओपन होते हैं, और रात में गार्ड सेल फ्लैसिड क्यों हो जाती हैं, उनमें ऐसे कौन से केमिकल बनते हैं कि गार्ड सेल रात में फ्लैसिड हो जाती हैं। तो आज अपने पढ़ेंगे मीज़ोफाइट्स प्लांट के अंदर स्टोमेटल मूवमेंट का मैकेनिज्म। तो अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। कौन से प्लांट्स के अंदर? मीज़ोफाइट्स या समोदविद पौधों में। मतलब जिन प्लांट्स के अंदर दिन में स्टोमेटा ओपन होंगे और रात में क्या होंगे? क्लोज। मीज़ोफाइट्स प्लांट के अंदर स्टोमेटल मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, स्टोमेटल मूवमेंट को समझाने के लिए कई साइंटिस्टों ने अलग अलग हाइपोथेसिस दी, जिसमें से पहली है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, या इसे अपने स्टार्च ग्लूकोज हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। इस हाइपोथेसिस के अंदर या इस परिकल्पना के अंदर तीन साइंटिस्ट आएंगे। मतलब इस परिकल्पना के बारे में तीन साइंटिस्टों ने बताया था। उसमें से पहला साइंटिस्ट है लॉयड, दूसरा है सायरे, और तीसरा है स्टीवर्ड। तो सबसे पहले अपने देखते हैं लॉयड के बारे में कि लॉयड ने इस हाइपोथेसिस के बारे में क्या बताया था। जैसा कि अपने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में पढ़ा ही था कि जो गार्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक प्रेजेंट होता है। मतलब जो गार्ड सेल हैं वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं। तो अपने गार्ड सेल के अंदर देखते हैं कि गार्ड सेल में दिन के समय क्या होता है और रात के समय क्या होता है। तो पहले अपने देखते हैं दिन में कि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है,
तो दिन में क्या होगा, गार्ड सेल के अंदर प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। जब गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के कारण गार्ड सेल के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, फूड का, मतलब ग्लूकोज का। इस ग्लूकोज के फॉर्मेशन के कारण जो गार्ड सेल की डीपीडी है, वो डीपीडी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब डीपीडी बढ़ जाती है। डीपीडी का मतलब मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर डीपीडी बढ़ने का मतलब है कि इस सेल के अंदर जो वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब गार्ड सेल के अंदर वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि जो गार्ड सेल के साइडों में दूसरी सेल हैं, जो सब साइडरी सेल या सहायक कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं से जो पानी है वो किस में आएगा, गार्ड सेल में आएगा। मतलब कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोस्मोसिस या अंतःपरासरण का। ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज के फॉर्मेशन होने से गार्ड सेल की डीपीडी क्या होगी, इंक्रीज। मतलब गार्ड सेल के अंदर पानी की क्या होगी, कमी होगी। पानी की कमी होने से जो सहायक कोशिकाएं हैं, जो सब साइडरी सेल हैं, उन सेल्स से पानी किस में आ जाएगा, गार्ड सेल में। मतलब कौन सा प्रोसीजर होगा, एंडोस्मोसिस का। जिसके कारण गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी। मतलब जैसे ही एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होगा, गार्ड सेल के अंदर वाटर आएगा, वाटर के कारण गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, टर्जिड होंगी, फूल जाएंगी। जब गार्ड सेल टर्जिड होंगी तो स्टोमेटा अपने आप ही क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगी। ये सारा प्रोसीजर कब होता है, दिन के समय। कि दिन के समय गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस होने से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने से गार्ड सेल की डीपीडी इंक्रीज हो गई। मतलब गार्ड सेल में पानी की कमी हो गई। जिससे क्या होता है, जो सब साइडरी सेल हैं, जो एसेसरी सेल हैं, सहायक कोशिकाएं हैं, उनमें से वाटर किस में आ जाता है, गार्ड सेल में। मतलब कौन सा प्रोसेस होता है, जब वाटर अंदर आएगा तो एंडोस्मोसिस का। एंडोस्मोसिस होने से गार्ड सेल क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, मतलब टर्जिड हो जाती हैं। टर्जिड होने के कारण स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। फिर है रात के समय, कि रात में गार्ड सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल चेंजेस आते हैं। दिन के समय फोटोसिंथेसिस होने से जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जैसे ही रात होती है तो ग्लूकोज वो स्टार्च में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च का फॉर्मेशन होने से गार्ड सेल की डीपीडी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जब डीपीडी कम होगी, इसका मतलब गार्ड सेल के अंदर पानी की कमी नहीं होगी। मतलब गार्ड सेल को जितना पानी चाहिए होता है, गार्ड सेल में उतना वाटर प्रेजेंट होता है। इसके कारण क्या होता है कि गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के साइड में कौन सी सेल थी, एसेसरी सेल या सब साइडरी सेल। ये गार्ड सेल है, ये एसेसरी सेल है। गार्ड सेल की जो डीपीडी वो क्या है, कम रात के समय, और जो एसेसरी सेल हैं उनकी डीपीडी क्या है, ज़्यादा। अब यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर कम है, जिसके कारण क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा। गार्ड सेल में से वाटर कहाँ पर चला जाएगा, एसेसरी सेल या सब साइडरी सेल में चला जाएगा। मतलब कौन सा प्रोसीजर होगा, एक्सोस्मोसिस का। जैसे ही एक्सोस्मोसिस का प्रोसीजर होगा, मतलब अंदर से पानी सहायक कोशिकाओं में या सब साइडरी सेल में चला जाएगा, तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड। मतलब जो इसके अंदर वाटर था वो बाहर चला गया, तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, पिचक जाएंगी, वो फ्लैसिड हो जाएंगी। तो जैसे ही गार्ड सेल फ्लैसिड होंगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगी, क्लोज। मतलब इस हाइपोथाइसिस के अंदर अपने को दो बातें याद रखनी है कि दिन में फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज के फॉर्मेशन होने से डीपीडी क्या होगी, इंक्रीज। जैसे ही डीपीडी इंक्रीज होगी तो एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस होगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, टर्जिड। मतलब स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। और रात में स्टार्च का फॉर्मेशन होने से डीपीडी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने से जो गार्ड सेल के अंदर जो वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, सब साइडरी सेल में। मतलब एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस होगा। एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस होने से जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड, जिसके कारण स्टोमेटा क्या हो जाएंगी, क्लोज। ये स्टार्च शुगर हाइपोथाइसिस का जो फर्स्ट साइंटिस्ट है लॉयड, उसने बताया था कि इसके कारण गार्ड सेल टर्जिड या फ्लैसिड होती हैं, या स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं। अब अपने देखते हैं कि स्टार्च शुगर हाइपोथाइसिस के बारे में
जो सेकंड साइंटिस्ट है सायरे, इसने क्या बताया था? स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के अंदर सेकंड साइंटिस्ट है सायरे। सायरे ने बताया कि जो ग्लूकोज और स्टार्च के बीच में जो इंटर कन्वर्जन है, मतलब ग्लूकोज और स्टार्च एक दूसरे में चेंज कैसे होते हैं, सायरे ने इसका कारण पीएच लेवल बताया कि जब पीएच लेवल ज़्यादा होता है तो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जब पीएच लेवल कम होता है तो ग्लूकोज स्टार्च में कम हो जाता है। जैसा कि जो पहले साइंटिस्ट था लॉयड ने बताया था कि दिन में फोटोसिंथेसिस होने से ग्लूकोज बनता है, जिसके कारण लास्ट में स्टोमेटा क्या हो गए थे, ओपन हो गए थे, और रात में क्या हुआ था, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो गया था और स्टोमेटा क्या हो गए थे, क्लोज। लेकिन वो ये नहीं बता पाया था कि ये ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट कैसे हो जाता है, तो इसके बारे में बताया था सायरे ने। सबसे पहले इसमें देखिए कि दिन के समय क्या होता है कि गार्ड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी क्लोरोप्लास्ट के कारण गार्ड सेल में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि प्लांट CO2 का यूज़ करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्लांट CO2 का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। मतलब जो CO2 होती है, उस CO2 का तो प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहा है, जिसके कारण जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल के आसपास CO2 का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि सारी CO2 किस में यूज़ हो रही है, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में यूज़ होने के कारण CO2 का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। CO2 का लेवल डिक्रीज़ होने के कारण जो गार्ड सेल की पीएच है, पीएच बढ़ जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब पीएच ज़्यादा हो जाती है तो जो स्टार्च है वो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब दिन के समय गार्ड सेल के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने के कारण डीपीडी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसा कि पहले लॉयड ने बताया था कि जैसे ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा या ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो डीपीडी इंक्रीज़ होगी। डीपीडी इंक्रीज़ होने से कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोस्मोसिस का। एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होने से क्या होगा, गार्ड सेल टर्जिड होंगी, और गार्ड सेल टर्जिड होने से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन। मतलब सारा का सारा वही प्रोसीजर है जो लॉयड ने बताया था, बस सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या करना है, आपको पीएच के बारे में बताना है। बाकी सारी की सारी हाइपोथेसिस जो लॉयड ने बताई थी वही रहेगी। और रात में क्या होता है, रात के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, और कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाता है प्लांट में, रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो गार्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल के चारों ओर CO2 का जो लेवल है, CO2 की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्लांट कौन सी गैस रिलीज़ कर रहा है, CO2। अब CO2 रिलीज़ हो रही है तो गार्ड सेल में CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। CO2 इंक्रीज़ होने से जो पीएच लेवल है वो पीएच लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही पीएच लेवल डिक्रीज़ होता है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। जैसे ही स्टार्च का फॉर्मेशन होता है तो डीपीडी भी डिक्रीज़ हो जाता है। डीपीडी डिक्रीज़ होने से कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोस्मोसिस का सारा वाटर कहाँ चला जाएगा, सब साइडरी सेल में, जिसके कारण गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। मतलब यहाँ पर आपने एक ही बात ऐड करनी है, और वो कौन सी, पीएच की, कि कब पीएच ज़्यादा हो रहा है और कब पीएच कम। मतलब जब CO2 का लेवल कम होगा तो पीएच क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जब CO2 का लेवल ज़्यादा होगा तो पीएच क्या होगी, कम होगी। और CO2 का लेवल कम कब होगा, दिन के समय, क्योंकि दिन के समय फोटोसिंथेसिस होने से CO2 कौन कंज्यूम कर रहा है, प्लांट, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो इस प्रोसीजर के बारे में बताया था सायरे ने, मतलब उसने ये पीएच वाला कंसेप्ट दिया था। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के बारे में सायरे ने जो कंसेप्ट दिया था, उस कंसेप्ट को अपने अब रिएक्शन के रूप में समझते हैं। सायरे ने क्या बताया था कि जो स्टार्च है, स्टार्च
जब पीएच अधिक होती है, मतलब लगभग 7 या 7.5 पीएच होती है, तो स्टार्च ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और स्टार्च के साथ जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या अकार्बनिक फॉस्फेट होती है वो ग्लूकोज के पहले कार्बन के साथ जुड़ जाती है। अपने को पता है कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का एक कंपाउंड है या 6 कार्बन की एक शुगर है। इन 6 कार्बन में से फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ जाता है? फॉस्फेट जुड़ जाता है। कब? जब पीएच कितनी होती है? 7 या 7.5। और जब पीएच कम हो जाएगी, लगभग 5 के आसपास होगी, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस किस में चेंज हो जाएगा? स्टार्च के अंदर। अब ये आपको पता ही है कि पीएच कब ज़्यादा होगी और पीएच कब कम होगी। मतलब जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तब CO2 का लेवल क्या होगा? कम, क्योंकि सारी CO2 प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कंज्यूम या यूज़ कर ली जाती है, जिसके कारण पीएच का लेवल क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और रात के समय जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है और रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, रेस्पिरेशन शुरू हो जाने से जो CO2 का लेवल है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण पीएच क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट अपने देखते हैं जो थर्ड साइंटिस्ट था स्टीवर्ड ने स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के बारे में क्या बताया था। स्टीवर्ड ने बताया कि स्टार्च के ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने से ही स्टोमेटा ओपन नहीं होते। मतलब जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो आगे और केमिकल के अंदर भी कन्वर्ट होता है और केमिकल के रूप में भी क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो स्टीवर्ड ने इस हाइपोथेसिस को समझाने के लिए एक अलग पाथवे दिया या एक अलग रिएक्शन दी। उसने क्या बताया कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च जब पीएच ज़्यादा होती है तो किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। जैसा कि सायरे ने बताया था कि जो स्टार्च है जब पीएच ज़्यादा होती है तो किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। यही स्टार्टिंग के अंदर स्टीवर्ड ने बताया कि स्टार्च ज़्यादा पीएच की प्रेजेंस के अंदर उसके अंदर ऐसे केमिकल एक्टिवेट हो जाते हैं ज़्यादा पीएच में, जिसके कारण स्टार्च किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। और फर्दर आगे जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पर हुआ क्या है कि इस ग्लूकोज के साथ जो फॉस्फेट जुड़ी हुई है वो 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इस केमिकल की प्रेजेंस में वो फॉस्फेट 1 नंबर कार्बन से हटकर कौन से कार्बन पर आ जाती है? 6 नंबर कार्बन पर। एंजाइम यहाँ पर कौन सा है? म्यूटेज या फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, जिसके कारण जो फॉस्फेट 1 नंबर कार्बन से हटकर 6 नंबर कार्बन पर आकर जुड़ जाती है। नेक्स्ट जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में टूट जाता है। मतलब इस कंपाउंड के अंदर 2 केमिकल हैं, एक तो ग्लूकोज है और एक क्या है? फॉस्फेट। और इस केमिकल की प्रेजेंस में दोनों कंपाउंड क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ग्लूकोज अलग होगी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग होगी। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? ओपन। और ये सारा प्रोसेस कब हो रहा है? दिन के समय, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था। इसके बाद रात में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है तो रात में सिर्फ कौन सा प्रोसेस चलता है? सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का। इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ग्लूकोज है वो ATP के साथ जुड़कर किसका फॉर्मेशन कर लेता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का। यहाँ पर आपने याद रखना है ATP कि रात के टाइम सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है प्लांट्स के अंदर। इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज ATP के साथ जुड़कर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण करता है और वापस स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कम पीएच की प्रेजेंस में वापस किसका फॉर्मेशन कर लेता है? स्टार्च का। और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टीवर्ड ने स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के अंदर जो पाथवे दिया था
वो उसने पथवे स्टार्ट किया था सायरे के कंसेप्ट के बाद। मतलब सायरे ने बताया था कि जो स्टार्च है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। लेकिन स्टीवर्ट ने बताया था कि सिर्फ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के कारण स्टोमेटा ओपन या क्लोज नहीं होते। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो आगे भी और केमिकल का फॉर्मेशन करता है, आगे और केमिकल में वो टूटता है, जिनके कारण ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और इसी ग्लूकोज के कारण स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो उसने इस पथवे में यही समझाया कि इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसने बताया कि जो स्टार्च होता है वो दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो जब CO2 का लेवल कम होता है तो pH ज़्यादा होने के कारण स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और फर्दर आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने के कारण ही स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन। और रात में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है तब सिर्फ कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है, रेस्पिरेशन का। इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उसी ATP का यूज़ कौन करता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इस ATP का यूज़ कर हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में वापस किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का। मतलब ATP के अंदर जो फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के साथ आकर जुड़ जाती है, और फिर जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो CO2 का लेवल वहाँ पर क्या है, ज़्यादा, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज़ होती है, CO2। तो गार्ड सेल के आसपास CO2 का लेवल ज़्यादा होने के कारण गार्ड सेल की जो pH है वो क्या हो जाती है, कम, जिसके कारण ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, और गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती हैं, जिसके कारण स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज। ये अपनी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस या स्टार्च ग्लूकोज हाइपोथेसिस कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर आपने 3 साइंटिस्ट पढ़े हैं, पहला लॉयड, दूसरा सायरे और तीसरा स्टीवर्ट। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट को समझाने के लिए जो दूसरी थ्योरी है वो है पोटेशियम पंप या एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी। इस थ्योरी को प्रोवाइड किया था लेविट ने। लेविट ने बताया कि जो स्टोमेटा के अंदर जो सबसाइडरी सेल होती हैं, सबसाइडरी या एसेसरी सेल, उन सबसाइडरी सेल के अंदर जो पोटेशियम आयन है वो प्रेजेंट होते हैं। ये पोटेशियम आयन जब गार्ड सेल के अंदर आते हैं, मतलब सबसाइडरी सेल में प्रेजेंट पोटेशियम आयन जब गार्ड सेल के अंदर आते हैं तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन। और जब वापस गार्ड सेल से ये पोटेशियम आयन सबसाइडरी सेल में जाते हैं तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज। तो अपने आप इस मैकेनिज्म को समझेंगे कि पोटेशियम आयन कैसे गार्ड सेल के अंदर आते हैं और कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं, या पोटेशियम आयन के बाहर जाने से स्टोमेटा क्लोज क्यों हो जाते हैं। तो ये जो एक पथवे बना हुआ है, इसके अंदर ये है गार्ड सेल और ये है सबसाइडरी सेल या एसेसरी सेल, सबसाइडरी सेल, जिसे अपने हिंदी में सहायक कोशिका भी कहते हैं। जैसा कि अपने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो दिन के समय क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण गार्ड सेल में कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। इस फोटोसिंथेसिस के कारण गार्ड सेल में एक केमिकल का फॉर्मेशन होता है और उस केमिकल का नाम है मैलिक एसिड। जब अपने डिटेल में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होने के कारण गार्ड सेल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। इसी फोटोसिंथेसिस के कारण गार्ड सेल में किसका फॉर्मेशन होता है, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये मैलिक एसिड आगे चलकर ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब इसमें से जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन आयन है, वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब मैलिक एसिड से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएं तो जो बाद में केमिकल बनता है उस केमिकल का नाम क्या होता है, मैलेट। ये अलग हुए हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से निकलकर कहाँ पर चले जाते हैं, सबसाइडरी सेल के अंदर।
तो जब एक एनोड गार्ड सेल से निकलकर सबसाइडरी सेल में गया तो गार्ड सेल के अंदर जो कैथोड के नंबर क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। इन कैथोड के नंबर को बैलेंस करने के लिए या इन ऋणायन के नंबर को बैलेंस करने के लिए सबसाइडरी सेल से जो पोटेशियम आयन है वो पोटेशियम आयन क्या आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। और यही पोटेशियम आयन मैलेट के साथ जुड़कर किसका फॉर्मेशन करते हैं, पोटेशियम मैलेट का। पोटेशियम का पोटेशियम और मैलेट का मैलेट। कि सबसे पहले क्या था, मैलिक एसिड था। मैलिक एसिड किस में टूट जाता है, मैलेट और हाइड्रोजन आयन में। हाइड्रोजन आयन कहाँ चले गए, सबसाइडरी सेल में। और सबसाइडरी सेल से पोटेशियम आयन कहाँ आ जाते हैं, गार्ड सेल में। और ये पोटेशियम आयन मैलेट के साथ जुड़कर किसका फॉर्मेशन करते हैं, पोटेशियम मैलेट का। जब गार्ड सेल में पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन होता है तो गार्ड सेल की डीपीडी सबसाइडरी सेल की तुलना में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब गार्ड सेल के अंदर पानी की क्या हो जाती है, कमी। किसकी तुलना में, सबसाइडरी सेल की तुलना में। मतलब इस कंडीशन के अंदर सबसाइडरी सेल या सहायक कोशिकाओं में पानी की मात्रा ज़्यादा है और गार्ड सेल में पानी की मात्रा क्या है, कम। जिसके कारण गार्ड सेल की डीपीडी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी डीपीडी के कारण कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोस्मोसिस का, मतलब अंतःपरासरण का, जिसमें सबसाइडरी सेल के अंदर प्रेजेंट वाटर कहाँ पर आ जाता है, गार्ड सेल के अंदर। क्योंकि सबसाइडरी सेल की डीपीडी क्या थी, कम थी, और जो गार्ड सेल है इसकी डीपीडी क्या थी, ज़्यादा थी। मतलब गार्ड सेल में पानी क्या है, कम है, और सबसाइडरी सेल में पानी क्या है, ज़्यादा। जिसके कारण अंतःपरासरण या एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें सबसाइडरी सेल में प्रेजेंट वाटर गार्ड सेल के अंदर आ जाता है। पानी के आने से गार्ड सेल क्या हो जाती हैं, टर्जिड। गार्ड सेल के टर्जिड होने से स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन। और ये सारा प्रोसेस होता कब है, दिन के समय। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि दिन के समय गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के कारण वहाँ पर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये मैलिक एसिड मैलेट और हाइड्रोजन आयन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से सबसाइडरी सेल में आते हैं और सबसाइडरी सेल में प्रेजेंट पोटेशियम आयन कहाँ आ जाते हैं, गार्ड सेल में। और ये पोटेशियम आयन मैलेट के साथ जुड़कर किसका फॉर्मेशन करते हैं, पोटेशियम मैलेट का। पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन होने के कारण गार्ड सेल की डीपीडी इंक्रीज हो जाती है। मतलब गार्ड सेल की डीपीडी बढ़ जाती है, जिसके कारण सबसाइडरी सेल में प्रेजेंट वाटर कहाँ आ जाता है, गार्ड सेल में। एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होता है। पानी के आने से गार्ड सेल क्या हो जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं। मतलब सफीती अवस्था में आ जाती हैं, फूल जाती हैं। और जब गार्ड सेल सफीती अवस्था में होती हैं, टर्जिड होती हैं, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन। लेकिन रात के समय जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाने के कारण रात में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन ना होने से ये जो आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये आयन का ट्रांसपोर्टेशन रात में बंद हो जाता है, जिसके कारण स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, रात में क्लोज। एग्ज़ाम के वे से देखा जाए तो ये जो थ्योरी है पोटेशियम पंप या एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि एग्जामिनर ट्रांसपिरेशन से क्वेश्चन पूछेगा तो चांस है कि 90% जो क्वेश्चन है, मतलब ट्रांसपिरेशन में से 90% क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इसी थ्योरी में से बनते हैं। नेक्स्ट, ये दो साइंटिस्ट हैं, स्टीवर्ड और कर्टिस। इन साइंटिस्टों ने ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए थे। स्टीवर्ड का स्टेटमेंट था कि ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल, मतलब वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। क्योंकि ट्रांसपिरेशन से एक तरफ तो वाटर का लॉस हो रहा है, लेकिन ट्रांसपिरेशन से प्लांट को काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। जैसे कि एक तो ट्रांसपिरेशन के कारण प्लांट का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। सेकंड, यदि ट्रांसपिरेशन होगा तभी वाटर अब्जॉर्प्शन होगा, मतलब जल का अवशोषण होगा। जो आपने पढ़ा था पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय जल अवशोषण,
वो किसके कारण होता था? ट्रांसपीरेशन के कारण। यदि ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो जो जल का अवशोषण है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन है, वो भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ जो एस एंड टॉप सैप का प्रोसेस है, जिसके कारण जो वाटर ऊपर की ओर मूव करता है, वो भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसीलिए स्टीवर्ट ने ट्रांसपीरेशन को क्या बोला है? नेसेसरी एविल। मतलब ये प्लांट के लिए नेसेसरी भी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि वाटर का अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए वाटर अब्जॉर्ब होगा तो साथ साथ में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, वो भी मिट्टी से किस में आएंगे? प्लांट्स में आएंगे। इसके कारण प्लांट का जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल रहता है। इसीलिए इसे अपने क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन इज ए नेसेसरी एविल। जो किसने कहा था? स्टीवर्ट ने। दूसरा साइंटिस्ट है कर्टिस। कर्टिस का जो स्टेटमेंट था वो था ट्रांसपीरेशन इज ए अनअवॉइडेबल एविल। मतलब इसे अपने दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसपीरेशन हो किसके द्वारा रहा है? स्टोमेटा के द्वारा। यदि अपने स्टोमेटा को क्लोज कर दें तो ट्रांसपीरेशन बंद हो सकता है, लेकिन इसे अपने बंद नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ही कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का। यदि अपने स्टोमेटा क्लोज कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएगा। अगर फूड ही नहीं बनेगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसीलिए कर्टिस ने ट्रांसपीरेशन को क्या बोला है? अनअवॉइडेबल एविल। मतलब इसे अपने चाहकर भी दूर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, एंटी ट्रांसपीरेंट या वाष्पोत्सर्जन विरोधी। मतलब ऐसे कौन से केमिकल हैं जो ट्रांसपीरेशन की रेट को रोक देते हैं या कम कर देते हैं? फर्स्ट है ABA। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंटी ट्रांसपीरेंट है जो आपने PGR के अंदर पढ़ा हुआ है। यदि अपने प्लांट के ऊपर इसकी स्प्रे कर देंगे तो जो स्टोमेटा हैं वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, जिसके कारण प्लांट कम वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर जाता है। सेकंड है CO2। जब CO2 ज़्यादा हो जाएगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाते हैं, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस के साथ साथ जो ट्रांसपीरेशन है वो भी क्या हो जाता है? रुक जाता है। नेक्स्ट है कलरलेस प्लास्टिक। सिंपल सी बात है कि जब अपने किसी प्लांट को किसी प्लास्टिक से या कलरलेस प्लास्टिक से कवर करेंगे तो ट्रांसपीरेशन रेट स्लो हो जाएगी। फोर्थ है सिलिकॉन ऑयल्स। सिलिकॉन्स ऑयल लगाने से प्लांट की लीफ के ऊपर एक ऑयल की एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है। और लास्ट केमिकल है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। ये कुछ केमिकल हैं जो एंटी ट्रांसपीरेंट का काम करते हैं। और लास्ट में है गैनोंग्स या फॉर्मर पोटोमीटर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसपीरेशन को मेजर करने के लिए अपने किस इंस्ट्रूमेंट को काम में लेते हैं, तो वो है पोटोमीटर। पोटोमीटर दो टाइप के होते हैं, गैनोंग्स पोटोमीटर और फार्मर पोटोमीटर। इनका यूज़ क्या होता है? ट्रांसपीरेशन को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है पोरोमीटर। पोरोमीटर का यूज़ होता है स्टोमेटा की ओपनिंग को मेजर करने के लिए। इसको मेजर करने के लिए? स्टोमेटा ओपनिंग को मेजर करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिन पर अपने ध्यान नहीं देते, लेकिन यही चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर अपना ट्रांसपीरेशन कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको ट्रांसपीरेशन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।